सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं आगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे स्वाध्याय पढ़ाते हैं। पिछली बार गुरुदेव ने हमें बताया था कि प्राइमरी शिक्षा के बाद क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स निकलने चाहिए। अगर हम नौकरी के लिए जा रहे हैं तो सरकारी नौकरियों के लिए आंकड़े देख लेने चाहिए। हमें कैलकुलेटिव होना चाहिए कि कितनी जॉब्स की आवश्यकता है। अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर निकाल रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कितने इंजीनियर्स की एक्चुअली आवश्यकता है। प्राइवेट का अगर हिसाब किताब नहीं भी लगाया जा सकता तो एटलीस्ट हम पब्लिक का इसका सरकारी का हिसाब लगा लें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। ये गुरुदेव हमें समझा रहे थे। और 5th तक की नौकरी के बाद एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने बहुत आवश्यक हैं। तो अगर जिनके घरों में बिजनेस है उनको उसके हिसाब से चलने की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के लिए प्रौढ़ पाठशाला किस तरह चलाई जानी चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस पर गुरुदेव ने बात की थी। अब यहाँ गुरुदेव मोस्टली स्वावलंबन पर और छोटे छोटे बिजनेसेस पर फोकस कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे बता रहे हैं शिक्षा के साथ स्वावलंबन कुटीर उद्योग। शिक्षा का एक और भी उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्वावलंबन शिक्षा के बारे में कुटीर उद्योगों पर ध्यान दे। अपना देश इस तरीके से बिखरा हुआ है। उस बिखरे हुए देश में बड़े उद्योग देहातों में चल नहीं सकते। बड़े व्यवसायों के लिए केवल शहरों में गुंजाइश है। छोटे देहातों में बड़े व्यवसाय नहीं हो सकते। बड़े व्यवसायों को बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमारे देश में जो बहुत गरीब देश है, पिछड़ा हुआ है, फैला हुआ है, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। जापान की आदर्शवादिता। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत मशीन वाले तो नहीं, लेकिन कितने सारे कुटीर उद्योग तो शांति कुंज में ही सिखाए जाते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना, धूप बत्ती बनाना, और अभी जैसे गाँव में यज्ञ कुंड है, इससे भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो शांति कुंज में ही सिखाए जाते हैं और कई जगह आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना गरीब देश है, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से ला के लगाई जाएंगी। छोटे छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान केंद्रित करो, उनको बड़ा बना कर ले जाओ अपनी प्रतिभा से। आगे जापान की आदर्शवादिता। जापान ने जो भी उन्नति की है कुटीर उद्योगों के माध्यम से की है। उन्होंने गांव गांव, घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह का प्रयत्न किया कि हर व्यक्ति का जो श्रम बच जाता है, जो समय बच जाता है, उसका उपयोग किया जा सके। जापान में पढ़ने के बाद स्कूली बच्चे भी कुछ काम करने लग जाते हैं। अपने घर में लगी हुई मशीनों के द्वारा महिलाएं खाना पकाने के बाद और घर की व्यवस्था बनाने के बाद जो बच्चे को संभालती हैं, घर में रहती हैं, उनको भी ऐसे ऐसे गृह उद्योग मिल जाते हैं जिसमें वे कई घंटे काम कर सकती हैं। कई घंटे काम करके जीविका कमा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उपयोग करने के लायक कुछ न कुछ काम मिल सके, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। एक आदमी कमाए और सारा घर खाए, ये क्या बात हुई। एक कमाता है, बाकी लोग जो समर्थ हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो काम करने में समर्थ हैं, उनको काम क्यों नहीं मिलना चाहिए। इतने आदमियों की श्रम शक्ति बेकार चली जाती है तो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक ही है। एक ही आदमी कमाए, सारा घर खाए तो घर में आर्थिक संकट होना स्वाभाविक ही है। हर आदमी को किसी न किसी रूप में कमाना चाहिए। यह हमारे समाज की व्यवस्था का काम है, शिक्षा की व्यवस्था का काम है। एक ऐसा शिक्षण दें, खास तौर से कुटीर उद्योगों के संबंध में, कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई उद्योग लगे और उन कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं को बेचने का और उनको मार्केट में लाने का, बिक्री करने का कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से होना चाहिए। एक आदमी चीज बनाए और वही बेचता फिरे, ये क्या ढंग है। साबुन घर में कोई बनाए और वही सिर पर रखकर घर घर में बेचे तो 1/4 समय बनाने के लिए और 3/4 समय बेचने के लिए, फिर क्या लागत आएगी। बिक्री का काम उत्पादक का नहीं होना चाहिए। उत्पादक अलग हों और विक्रय करने वाली संस्थाएं अलग। गुरुदेव तो पूरा एक एंटरप्रीनियर थे, पूरा बिजनेस की बारीकी समझा रहे हैं। अगर किसी को बिजनेस की बारीकी समझनी है तो इस स्वाध्याय को समझ ले कि गुरुदेव कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि किसको क्या काम करना चाहिए। और ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़। और गुरुदेव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली कि हर व्यक्ति के श्रम का उपयोग होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति खाली बैठ रहा है तो वो राष्ट्र को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पर राष्ट्र को माइनस में ले जा रहा है। एक आदमी कमा रहा है और बाकी सब बैठ के खा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, इतना समय सबके पास बचता है, फिर टीवी देख रहे हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर नहीं, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जापान ने किया कि अपने सारे नागरिकों के एक एक पल का यूटिलाइजेशन कर लिया और जो जैसी व्यवस्था में फिट बैठ रहा है उसको उस तरह का काम दे दिया। ऐसे ही हमको बड़ा सोचना पड़ेगा
और कौन किस व्यवस्था में कहाँ फिट बैठ जाएगा, उसको उसको वहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। ये बात गुरुदेव समझा रहे हैं। और ये भी समझा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर अलग होना चाहिए और जो सेलिंग का काम देखते हैं वो अलग होने चाहिए, नहीं तो कैसे बात बनेगी। यहाँ पे स्वावलंबन भी है, स्वाभिमान भी है, राष्ट्र को कंट्रीब्यूशन भी है। एक ही उससे अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक ही चीज से सब कुछ किया जा सकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उत्पादक अलग हो और विक्रय करने वाली संस्थाएं अलग हो जाएंगी तो इससे बनाने वालों को निश्चिंतता होगी, बिक्री के लिए स्रोत भी ठीक बन जाते हैं और बाहर भेजना हो तो वो भी ठीक बन जाता है। हमारे शिक्षण का उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन की हर समस्या के बारे में व्यक्ति को जानकारी कराना है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, एनाटॉमी से लेकर फिजियोलॉजी तक। हमारे अंग किस तरह से काम करते हैं और क्यों बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए लोगों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी परिचर्या के लिए, प्राथमिक सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ये अंग बहुत कम है। हर आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसको पैसे कमाने पड़ते हैं, उद्योग करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। पर हम ये देखते हैं कि जो सामान्य शिक्षा है उसमें आवश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं। अब गुरुदेव आजकल की शिक्षा प्रणाली के बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है होना किस चीज़ की। क्योंकि शिक्षा का मतलब स्वावलंबन, खाली नौकरी नहीं। शिक्षा का मतलब स्वाभिमान, शिक्षा का मतलब आत्मबल का जागरण। शिक्षा को उस दृष्टि से देखना है कि हम शिक्षित हो जाएं तो हम औरों को शिक्षित कर सके, हम शिक्षित हो जाएं तो हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं और हमारे साथ हम औरों को जोड़ सकें, किसी और को अपने अपने साथ जो है साझा कर सकें। ये गुरुदेव कह रहे हैं। और शिक्षा का उद्देश्य जो है मानव जीवन की हर समस्या के बारे में जानकारी देना। तो एक बेसिक एक एग्जाम्पल गुरुदेव ने उठाया कि ह्यूमन एनाटॉमी एक बेसिक है, वो सबको समझ में आना चाहिए कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो आहार क्या होना चाहिए, कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह काम कर रहा है, इतनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इमीडिएटली कुछ सोचा जा सके कि क्या किया जाए। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड शिक्षा डेवलप करे। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान आना चाहिए तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी डेवलप करने की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक कुटुंब होता है, परिवार होता है, परिवार की समस्या होती है, स्त्री की समस्या होती है, बच्चा पैदा होने की समस्या होती है, गर्भवती की समस्या होती है, बालकों के विकास की समस्या होती है। जो आदमी कुटुंब बनाता है और कुटुंब में रहता है उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग और हमारी शिक्षा में इसके लिए गुंजाइश ही नहीं। मनुष्य की राष्ट्रिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, जीवन के विकास करने की समस्याएं, व्यक्तित्व को ठीक रखने की समस्याएं इत्यादि असंख्य समस्याएं मनुष्य के जीवन में है। और खास तौर से आज प्रगतिशील जमाने में तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, और दुनिया के लोगों ने किस तरह से अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया, कठिनाइयों का समाधान किया, इसकी जानकारी देना शिक्षा का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि कूड़े कबाड़ी की तरह से निरर्थक बातें बच्चों के दिमाग में ठूसी जाती हैं। उसको जबानी में याद करने के लिए मजबूर भी किया जाता है, और जबानी याद करने की क्या ही बात है। मतलब रटन विद्या की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये हमारे कोर्स में आज की डेट में कहीं नहीं है। आप गुरुदेव कोर्स की बात कर रहे हैं जो सिलेबस बना हुआ है बच्चों के लिए, कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कभी लाइफ में काम नहीं आएंगी, कि वो क्यों हमने पढ़ी। अभी ये तो होता है बचपन में, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी होंगी, जो आज की लाइफ में कहीं समझ नहीं आता कि वो कहाँ थी, वो क्यों पढ़ी गई, उनमें इतना टाइम क्यों वेस्ट किया गया, और उनको रटना भी पड़ा। एग्जाम देना है तो रटना पड़ेगा, वो रटन विद्या भी लगाई गई। लेकिन शिक्षा में जो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है जो शिक्षा में होना चाहिए वो ये है, राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं उनका समाधान, इस पे बुक्स होनी चाहिए। सामाजिक समस्याएं और उनके समाधान पे, धार्मिक समस्याएं उनके समाधान पर, आत्मिक समस्याएं उनके समाधान पर, इन पर किताबें होनी चाहिए। लेकिन इन पर किताबें नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग पर, लेकिन इन पर कुछ किताबें नहीं है, इन पर कुछ भी नहीं बनाया गया। और जो बनाया गया है उसका तो कहना ही क्या। फाइनली ये सब तब समझ में आएगा जब गीता जी पढ़ाई जानी शुरू करे। गीता जी को शिक्षा में अपने स्कूल्स में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इन सारी समस्याओं का समाधान वहां से मिल जाएगा। क्योंकि इंसान पहले ये तो समझ ले कि मैं क्या हूँ। जब मैं क्या हूँ समझ में आएगा तो अपनी इमोशनल बॉडी समझ में आएगी, मेंटल बॉडी समझ में आएगी, तो ये सारी समस्याएं नहीं लगेंगी, हम इनमें कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। समस्या दिखी तो हम कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे, हम एटलीस्ट खुद की समस्याओं को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सुलझाने लायक विवेक, उनको सुलझाने लायक प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनको सुलझाने लायक आत्मबल ये अपने अंदर जागृत हो चुका होगा। तो ये बात गुरुदेव बता रहे हैं।
आगे लिख रहे हैं, व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण। व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, जैसे इतिहास को लीजिए। इतिहास में हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है, कौन सा राजा हुआ, अकबर बादशाह हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, औरंगजेब हुआ और लॉर्ड क्लाड आया। क्या मतलब है इनका? ये कहानी एक आधा घंटे समझाई जा सकती है। इसी तरीके से मुसलमान आए, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, मारकाट मचाई, राजकाज किया, भाग गए और मर गए। इससे क्या बनता है, क्या नहीं बनता, इससे क्या लाभ और क्या हानि? यदि इतिहास पढ़ाया जाना हो तो उस जमाने के परिवर्तनों में, उस जमाने की परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरह हुआ, उस परिस्थिति में हेरफेर क्यों हुआ, विदेशी शासकों के आने का क्या कारण था और शासन व्यवस्था में क्या चूक हुई, जनता से क्या चूक हुई। इस तरह का विश्लेषणात्मक शिक्षण बच्चों को दिया जाए, जिससे आदमी परिस्थितियों के हेरफेर के बारे में जान सके, तब तो बात समझ में आती है। अब गुरुदेव वही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पर फोकस मत करो, सॉल्यूशन पर फोकस करो। ये सब इतिहास जो हम पढ़ते हैं, डेट्स रटो, याद करो, इससे क्या है, इसको पढ़ के क्या होता है? और कुछ लोग तो बहुत लोअर इमोशन और नेगेटिविटी से भी त्रस्त जाते हैं, क्योंकि सच्चाई है ही नहीं, किसी भी इतिहास में सच्चाई नहीं है। कहीं पर कुछ ना कुछ हेर फेर किया गया है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इस पर फोकस करेंगे। तो जो भी हमारा शिक्षा प्रणाली है उसमें प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन पर डिस्कशन होना चाहिए, और वो डिस्कशन किताबों में भी होगा और सामूहिक चर्चा से भी निकलेगा। बच्चों के साथ ही बैठकर डिस्कस किया जाए तो उनका ब्रेन एक्टिव होगा, उनके ब्रेन वो खुद से आइडियाज देंगे, खुद से बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो इसको क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अब हमने भूतकाल का शिक्षण प्राप्त करने के लिए इतिहास पढ़ा, और इस तरह के इतिहास का शिक्षण जरा समझ नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब बच्चों के सिर पर अनावश्यक भार डालने के बराबर ही है। तो अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा भार इस छोटे छोटे नन्हे बच्चों पे मत डालो जिसका उनको भविष्य में कोई लाभ नहीं होगा। और ये अब माता पिता की जिम्मेदारी है। स्कूल को तो कौन ही बदलेगा, अगर किसी के अंदर वो है जज्बा तो उठिए, जागिए और वो सिलेबस तैयार करने की कोशिश, ये भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन होगा, उस तरह का सिलेबस तैयार करने की कोशिश जो हमारे यूथ को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को हेल्प कर सके, और फिर उसको अप्रूवल दिलाना, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे जागरूक लोग इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए शिक्षा अवेयरनेस है, शिक्षा को उस अवेयरनेस के स्तर पर लेके जाया जा सके, और हम बच्चों को हर प्रॉब्लम दिखाएं, प्रॉब्लम से नहीं भगाना है, हर प्रॉब्लम दिखाएं, लेकिन साथ में समाधान पर बात करें। ये गुरुदेव यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो आवश्यक है वही पढ़ने की जरूरत है, जो अनावश्यक है उसका भार बच्चों पर डालने की, खुद पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर उसके लिए हमारे पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पेरेंट्स ही मार्क्स के पीछे भागते हैं, बच्चे की परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे का मन स्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का स्वाध्याय समाप्त। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।